नमस्कार फ्रेंड्स, मैं शरण कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो है आज हम लोग समझेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 विलियन, और चैप्टर नंबर 2 का ये लेक्चर नंबर 5 है। और इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे समक्वथनांकी विलियन क्या होता है और विलियन के अणुसंख्या गुणधर्म। अणुसंख्या गुणधर्म में हम लोग क्या क्या समझेंगे, जो है वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और जो अन्य पॉइंट है उन सभी को हम लोग चर्चा करें। उन जो है सभी को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और आप लोगों से एक बात और बता दूं, कल जो है कुछ स्टूडेंटों ने जो है हमसे हैंड जो पीडीएफ फॉर्म में नोट्स से मांगे थे, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, यदि आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आप दो कार्य करेंगे। या तो आप व्हाट्सअप नंबर यानी व्हाट्सअप ग्रुप जो हमारा है 9118920920, इस पर जो है एक व्हाट्सअप ग्रुप यानी 9118920840, यदि आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे और केवल क्या लिखेंगे, ज्वाइन मी, और कुछ नहीं भेजेंगे, ज्वाइन मी यूनिक ज्ञान एकेडमी, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और उस ग्रुप से जब आप जुड़ेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे, और ये सब पीडीएफ रूप में अवेलेबल होगा। और ध्यान रखिए, ये कब उपलब्ध कराया जाएगा, जो ये चैप्टर चल रहा है विलियन, जैसे ही विलियन चैप्टर समाप्त होता है वैसे इसका पीडीएफ फॉर्म या पीडीएफ इसकी दे दी जाएगी। जैसे चैप्टर समाप्त होगा तब, जब तक ये चैप्टर चल रहा है तब तक के लिए कोई भी पीडीएफ फॉर्म नहीं दी जाएगी, इसकी ध्यान रखें। अब देखें जैसे चैप्टर, और इसीलिए, और पहली बात तो मैं ये कहूँगा, यदि आप अपने हाथों से स्वयं अपने आप बनाते हैं हैंड रिटन नोट्स, तो वो सबसे अच्छा नोट्स होगा आपका, क्योंकि वो आपने बनाया है स्वयं, आप समझ सकते हैं उसे अच्छी तरीके से। तो अपने सबसे बेहतर तो तब होगा जब आप वीडियो को विधिवत रूप से क्रम से देखिए, एक एक वीडियो को क्रम से देखते रहिए और नोट्स को बनाइए, और अच्छी तरीके के नोट्स बनाइए, जिससे आपको एक बार में नोट्स बनाने के साथ साथ आपका कोर्स भी क्लियर होता रहेगा। आपको जो है ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा उसे, जो है लर्न करने के लिए या समझने के लिए, याद करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो काम ये हो गया। और यदि आप जो है चैनल पर नए आए हो, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो पहली बार, तो एक काम और कीजिएगा, यूनिक ज्ञान एकेडमी को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात आपको पास में एक बटन जैसी दिखाई पड़ेगी, घंटी जैसी दिखाई पड़ेगी, इस प्रकार की बनी हुई है, इस प्रकार की बनी होती है घंटी ऐसी, और इसको बेल आइकन कहते हैं, इसको कहते हैं बेल आइकन। इसको जब दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनल और कुछ प्राइवेट, ऐसे कुछ ऑप्शन आते हैं। तो आपको ऑल पर क्लिक करना है। जैसे आप ऑल पर क्लिक करेंगे तो जो भी वीडियो यहाँ से इस चैनल पर डाली जाएगी वो आपके पास पहुँच जाएगी। और ध्यान रखें, इस चैनल पर आप अभी देख सकते हो, मान लेते हैं यदि आप तुरंत नहीं देख पा रहे तो उसे अपनी प्लेलिस्ट, अपने मोबाइल की प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिए। सेव का बटन कैसे आता है, जैसे आप किसी वीडियो को जब देख रहे हैं तो नीचे देखिएगा 2-3 ऑप्शन दिए होते हैं, डाउनलोड का एक मार्क जैसा बना होता है, फिर आता है शेयर, और शेयर के आगे यहाँ पर एक प्लस का निशान इस प्रकार का बना होता है। देखें, इस प्रकार का कुछ प्लस का निशान होता है, ऐसे इसके मध्य में प्लस का निशान बना होता है इस प्रकार। अब ये प्लस के निशान को जब आप पुश करेंगे, जो क्लिक करेंगे, जैसे आप प्लस के निशान को क्लिक करते हैं तो वो वीडियो जो यहाँ पर चल रही होगी, जो आप देख रहे हैं, वो आपके प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगी। उससे आप उसे चाहे जब देख सकते हैं, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखें। और ये सब कार्य यदि आप कर लेते हैं, विधिवत रूप से आप पढ़ते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप 90+ को बिल्कुल क्रैक करेंगे, ध्यान रखें। तो चलिए, टाइम को ज़्यादा ना बर्बाद करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो है, वो आधारित है समक्वथनांकी विलियन, कहे तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, एजियोट्रॉपिक विलियन या समक्वथनांकी विलियन, इसको हम कहते हैं समक्वथनांकी विलियन। तो पहले समक्वथनांकी विलियन होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। समक्वथनांकी विलियन क्या है, समक्वथनांकी विलियन यानी समक्वथनांकी विलियन क्या होता है, तो इसको समझें विधिवत रूप से। समक्वथनांकी विलियन होता क्या है, मैंने क्या बताया, यदि कोई द्विलिंगी, और ये समक्वथनांकी विलियन हमेशा द्विलिंगी विलियन ही होता है, कहीं पर भी समक्वथनांकी विलियन दे दिया जाए तो समझ लेना वो विलियन कैसा है, द्विलिंगी विलियन है। अब मैंने क्या बताया,
यदि किसी विलयन में मैंने क्या किया, ये कोई विलयन ले लिया और इस विलयन में विलय और विलायक की एक निश्चित मात्रा, निश्चित मतलब अनुपात के अनुसार हम क्या करते हैं, इन्हें मिला लेते हैं। ये मैंने क्या किया, ये जो है हमारा विलय मान लिया और इसमें मैं अब विलायक मिला देता हूँ। विलायक कहें तो मान लेते हैं ये जो ब्लैक पेन से या ब्लैक मार्कर से जो मैंने ड्रा किया है, ये हमारा क्या है, विलायक है, ये विलायक है। यानी विलय और विलायक को जब एक निश्चित मात्रा में लेते हैं तो होता क्या है, निश्चित मात्रा पर और ताप की एक निश्चित अवस्था पर, यानी निश्चित मात्रा में, तो इसमें जब एक निश्चित मात्रा मतलब अब इन्हें एक अनुपात, एक कोई निश्चित अनुपात मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 1:2 या 2 अनुपात, मतलब कोई निश्चित अनुपात, एक निश्चित अनुपात में ले लेते हैं और इन्हें इस प्रकार में इनका दोनों का एक विलयन बनाकर तैयार करता हूँ। इन दोनों का मैं क्या करता हूँ, विलयन बनाकर तैयार करता हूँ। और मैं एक ऐसी स्थिति आ जाती है, कब, एक ऐसी भी स्थिति आ जाती है जब इन दोनों यानी विलय और विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी इन्हें मैं मिला रहा हूँ, मैंने क्या किया, एक निश्चित अनुपात में लिया विलय और विलायक को, मैंने इन्हें मिलाया और मिलाते गया और एक ऐसी स्थिति आ गई जब विलय और विलायक का मोल प्रभाज, यानी विलय का मोल प्रभाज बराबर हो गया, विलय का मोल प्रभाज बराबर हो गया विलायक के मोल प्रभाज के, विलायक के मोल प्रभाज के। तो जब विलय और विलायक का मोल प्रभाज जब बराबर हो जाता है, इस स्थिति में जब दोनों को मोल प्रभाज क्या हुआ, बराबर हो गया, इस स्थिति में जो विलयन को यानी एक निश्चित ताप पर जब इन दोनों का मोल प्रभाज बराबर हो जाता है, उस समय एक निश्चित ताप पर विलयन क्या करने लगता है, उबलने लगता है। और तो वही जो ताप होता है या इस प्रकार का जो ताप होता है या इस प्रकार का जो विलयन होता है, उसे हम कहते हैं समक्वथनांकीय विलयन। मैंने क्या कहा, दोबारा फिर समझें इसे। मैंने बताया एक पात्र है, इसमें मैंने क्या किया, एक विलय और विलायक निश्चित मात्रा में लिया, और विलय और विलायक को मैंने एक विलयन यानी विलय और विलायक से मैंने एक विलयन को तैयार किया। एक विलयन जब तैयार हुआ और मैंने क्या बताया, एक निश्चित अनुपात के साथ साथ मैंने इनको जब मिलाया, मिलाने के पश्चात जो इनका मोल प्रभाज देखा, इनका क्या देखा, मोल प्रभाज, जब इनका मोल प्रभाज क्या हुआ है, बराबर हो गया है। और उसके बाद ये विलयन क्या होता है भाई, जब ये मोल प्रभाज बराबर हो जाता है तो मोल प्रभाज बराबर होने पर विलयन एक निश्चित क्वथनांक पर या एक निश्चित ताप पर उबलने लगता है। मतलब मैंने क्या बताया, इनका जैसे मोल प्रभाज बराबर हुआ और मैंने नीचे से आग जला दी, मैंने नीचे से ताप दे दिया, मैंने नीचे से ऊर्जा दे दी, उस समय ये विलयन क्या होता है, जब उबलने लगता है तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, समक्वथनांकीय विलयन। मैंने एक बार फिर मैं लिख रहा हूँ डिफिनेशन को, यहाँ पर डिफिनेशन को मैं लिख रहा हूँ, ऐसा द्विलिंगी मिश्रण, ऐसा द्विलिंगी मिश्रण जिसमें विलय और विलायक दोनों को एक निश्चित मात्रा में लेकर विलयन तैयार करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, विलयन तैयार करते हैं, एक विलयन तैयार करते हैं। यानी एक निश्चित मात्रा में हम लोग क्या करते हैं, एक विलयन तैयार करते हैं। अब विलयन तैयार हो गया और विलयन को मैंने क्या किया, गर्म करने रख दिया, तो एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिस अवस्था पर विलय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज क्या हो जाता है,
बराबर हो जाता है। तैयार करते हैं। फिर विलयन की एक निश्चित अवस्था पर या विलयन की एक निश्चित प्रावस्था पर, विलयन की एक निश्चित प्रावस्था यानी अवस्था पर, प्रावस्था पर विलय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज, विलय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज बराबर हो जाता है, मोल प्रभाज बराबर हो जाता है। तो एक निश्चित ताप पर, तो या एक निश्चित ताप पर, तो विलयन एक निश्चित ताप पर उबलने लगता है, निश्चित ताप पर उबलने लगता है। तो विलयन क्या होता है? एक निश्चित ताप पर उबलने लगता है। तो इस प्रकार के विलयन ही क्या कहलाते हैं? समक्वथनांकी विलयन कहलाते हैं। इस प्रकार के विलयन या इस विलयन को या इस प्रकार के विलयन लिखेंगे, इस प्रकार के विलयन समक्वथनांकी विलयन कहलाते हैं, क्वथनांकी विलयन कहलाते हैं, विलयन कहलाते हैं। ध्यान रखें, यानी उबलने तो सभी एक निश्चित ताप पर लगते हैं, यानी उबलना तो एक आम बात है, परंतु इसमें एक खास बात क्या है? खास बात यह है जब ये उबलता उसी समय है जब इसमें विलय और विलायक दोनों के मोल प्रभाज क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। यानी एक ऐसी स्थिति में जब उबलता है जब विलय और विलायक दोनों के मोल प्रभाज क्या हो जाते हैं? युगल हो जाते हैं। तो इस स्थिति में उबलने लगता है। तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग कहते हैं समक्वथनांकी विलयन। क्या कहते हैं? समक्वथनांकी विलयन। अब जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, मैंने कोई वाष्प और द्रव का, यानी वाष्प और द्रव का कोई विलयन तैयार किया है। जब द्रव और वाष्प यानी इन दोनों का जब मैंने विलयन तैयार किया, तो एग्जाम्पल के लिए समझें, एग्जाम्पल के लिए किसी द्रव और गैस का विलयन तैयार करते हैं। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। मैंने द्रव को लिया और गैस को लिया, इन दोनों से एक विलयन तैयार किया। जब मैंने इन दोनों से एक विलयन को तैयार किया और एक ऐसी स्थिति आ गई जब द्रव और गैस मैंने यहाँ पर विलय और विलायक लिखा था। इसमें मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मैंने मान लिया जो द्रव हमारा क्या था? द्रव हमारा था विलायक। द्रव क्या था हमारा? विलायक था। द्रव जो है हमारा है विलायक, और ये गैस क्या है? विलय। द्रव हमारा विलायक है, गैस क्या है? हमारा विलय है। तो जब द्रव और गैस इन दोनों के मोल प्रभाज क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो मोल प्रभाज बराबर होने के पश्चात विलयन एक निश्चित ताप पर उबलने लगता है। अब हर विलयन में ऐसा नहीं होता कि मोल प्रभाज बराबर होने के पश्चात उबले, हर विलयन में ऐसा नहीं हो सकता है। तो कुछ विलयनों में ऐसा होता है, तो उन्हीं विलयनों को हम नाम देते हैं समक्वथनांकी विलयन। उनको ही हम नाम देते हैं समक्वथनांकी विलयन। समझ में आया होगा? इस डिफिनेशन को विधिवत रूप से नोट कीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखें, यदि आपको ये इसमें समझ में आ रहा है तब तो अच्छी बात है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपसे फिर कहूँगा आप जाइए लेसन 2, जो आपका सोल्यूशन है इस चैप्टर की सभी वीडियो को क्रम से देखिए। आपको मेरा प्रॉमिस है, मेरा दावा है, आपको समझ में आएगा। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, देखते हैं कुछ इसके उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में जैसे मैं C2H5OH ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे ले लेता हूँ
C2H5OH, और यदि इसका क्वथनांक जो होता है 353 केल्विन होता है। C2H5OH का जो क्वथनांक होता है 353 केल्विन होता है। और मैंने एक C2H5OH लिया और इसी में मैंने क्या किया, जल को मिला दिया, यानी जल को मिला दिया प्लस क्या कर दिया मैंने, जल कर दिया, H2O यानी इसका जो क्वथनांक होता है 373 केल्विन, 373 केल्विन। अब थोड़ा समझें, ये डायरेक्ट 373 केल्विन कैसे मैंने किया, किस प्रकार ये आया 373, ऐसे तो नहीं चलेगा कि मतलब याद कर लिया रख दिया। अब आपको बता दें कुछ चीज़ें, जैसे C2H5 आपको जब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी जब फिजिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे तब आपको इसका क्वथनांक और घनत्व ये सभी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। तो मैंने उसका क्वथनांक और यानी क्वथनांक जो है इसका जो भी हो मैंने वहाँ से लिया। मैं इसका क्वथनांक यदि डिग्री सेल्सियस में निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, तो यहाँ से देखें जो दिया हुआ केल्विन वाला ताप है 373 जो है 353 है, 353 है। 353 से 273 को जब मैं घटा दूंगा, 353 केल्विन से 273 केल्विन को जब मैं घटाऊंगा तो जो भी आएगा यहाँ पर आ जाएगा 0, और यहाँ पर आएगा हमारा 15 से 7 गया 8 आ जाएगा, और बस कितना आएगा भैया 80। यानी जो यहाँ से हमारा आंसर आया 80 डिग्री सेल्सियस। यानी C2H5 का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में लिखना चाहें, याद करना चाहें तो हमारा होता है 80 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 क्या करते हैं, हम डिग्री में जोड़ देते हैं। डिग्री को केल्विन में यानी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कार्य करते हैं, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं, जिससे हमारा डिग्री सेल्सियस केल्विन में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जो जल का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस में हमने 273 जोड़ा तभी जाकर हमारा 373 बना। यहाँ ये चीज़ें क्लियर हुई, ये तो नॉर्मल बातें थी। मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब कुछ चीज़ें जो हमें यहाँ पर समझनी है मैं उसको समझाता हूँ। देखें विधिवत रूप से एक एक पॉइंट को समझेंगे। मैंने क्या किया, इन दोनों को मिलाया तो एक हमारा विलयन प्राप्त क्या हुआ, C2H5OH प्लस H2O, दोनों क्या हुए आपस में घुल मिल गए और इन्होंने एक विलयन बना लिया। अब ध्यान रखें, जब ये घुल गए और एक ऐसी मैंने ताप दिया, इन्हें ताप दिया, यानी ऊर्जा दी नीचे से, तो उस ऊर्जा देते समय एक ऐसी स्थिति आ गई जब विलय और विलायक, यानी मान लेते हैं विलायक हमारा जल है, H2O का मोल प्रभाज, H2O का मोल प्रभाज और C2H5OH का मोल प्रभाज, C2H5OH का मोल प्रभाज, ये दोनों क्या हो गए हमारे युगल हो गए, ये दोनों क्या हो गए हमारे बराबर हो गए। यानी C2H5OH का मोल प्रभाज और H2O का मोल प्रभाज, जब ये दोनों हमारे बराबर हो गए तो इस स्थिति में विलयन जो है, इस समय टेम्परेचर इनका अलग अलग था, और जब ये मोल प्रभाज बराबर हुआ तब मैंने क्या किया, जब इसे गर्म कर दिया, गर्म करने पर मैंने जब इसे गर्म कर दिया तो ये विलयन, ये जो विलयन है वो कितने ताप पर उबलने लगा, मैं आपको बता दूं, ये जो विलयन है 251 डिग्री 51 केल्विन पर उबलने लगा। अब देखें इसमें क्या था 253, इसमें 273, और ये उबला कितने पर 251 पर। तो देखें किसी में, और ऐसा नहीं है कि सभी में ताप घट ही जाए, विलयन का टेम्परेचर या विलयन का क्वथनांक सभी में घट ही जाए, ये नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें बढ़ जाता है। यानी यहाँ पर इनका जब क्वथनांक, यानी इससे यक्स C2H5OH बराबर हो गया यक्स H2O, तो उस समय जो उबला, उस समय जो बॉइलिंग पॉइंट था, इसका क्वथनांक था वो हमारा था कितना, 351 केल्विन था, 351 केल्विन था। कब? जब ये दोनों, अब इन दोनों के मोल प्रभाज क्या हो गए हमारे बराबर हो गए। जब इन दोनों के मोल प्रभाज बराबर हुए तब ये इतना था। अब इसमें क्योंकि यहाँ पर 373 था, 353 और 273, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, टेम्परेचर घट गया है, यहाँ पर ताप क्या हुआ है, घट गया है। तो मतलब मैंने क्या बताया,
ऐसा द्विलिंगी मिश्रण जिसमें विलय और विलायक को एक निश्चित, अब इसमें जो मात्रा होती है मैं आपको बता दूं, इस समय जो मात्रा ली जाती है 5% लिया जाता है। क्या 5% होता है इसमें हमारा, सॉरी 95% हमारा C2H5OH होता है और 5% केवल क्या होता है हमारा जल होता है। 5% क्या होता है हमारा जल होता है। अब देखें यहाँ पर, तो इस स्थिति में जब ये मान लेते हैं इनका अनुपात मैंने यदि कम ज़्यादा करे तो इस ताप पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ सकता है, इस ताप पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है ऐसा द्विलिंगी मिश्रण जिसमें विलय और विलायक दोनों की एक निश्चित मात्रा लेकर विलयन तैयार करते हैं। विलयन एक निश्चित प्रावस्था पर, विलयन की एक निश्चित प्रावस्था पर विलय और विलायक दोनों के मोल प्रभाज बराबर हो जाते हैं तो विलयन एक निश्चित ताप पर उबलने लगता है। इस प्रकार के विलयनों को समक्वथनांकी विलयन कहते हैं, यानी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये तो एग्जाम्पल नंबर पहला मान लेते हैं, इसमें ताप कम हो गया। अब कोई ऐसा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं जिसमें क्या हो ताप बढ़ जाए, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 समझ लें, जैसे हम लोग जानते हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3 का जो है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 356 केल्विन होता है, 356 केल्विन होता है। किसका? HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट। और इस प्रकार मैंने क्या किया, H2O को लिया और इसका 373 केल्विन होता है। मैंने क्या किया, एक विलयन बना दिया C2H5OH। मैंने इसे गर्म किया, इसे ऊर्जा दी, यानी जो विलयन बनाया जब ऊर्जा दी तो एक ऐसी स्थिति आ गई, इसमें इन दोनों HNO3 और H2O का मोल प्रभाज तथा HNO3 का मोल प्रभाज, ये दोनों हो गए युगल। ये दोनों क्या हो गए हमारे बराबर हो गए। ये दोनों क्या हो गए भैया, जब बराबर हो गए। कैसी स्थिति में, यानी इस स्थिति में जब ये दोनों बराबर हो गए तो जब बराबर होने पर, यानी जब ये दोनों मोल प्रभाज बराबर हो गए तो हमारा जो विलयन गर्म करने पर उबलता किस ताप पर है, ये उबलने लगता है 398 केल्विन पर, 398 केल्विन पर। तो ये जो है 398 केल्विन पर उबलने लगा, मतलब इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, इसमें टेम्परेचर बढ़ गया, इसमें घटा था, इसमें बढ़ा था। ये दोनों एग्जाम्पल है। सिर्फ यहाँ से एग्जाम्पल एक तो आपको बिल्कुल लिखना पड़ेगा, जब समक्वथनांकी विलयन आता है तो आपको एक एग्जाम्पल बिल्कुल लिखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ, अब देखें, मैं इसको आप लोग याद कर लेना और कोई एक उदाहरण लिख लेना। अब देखें यहाँ पर ताप की जो है क्वथनांकी, समक्वथनांकी विलयन का जो है क्वथनांक घट रहा है और बढ़ रहा है। समक्वथनांकी विलयन का जो क्वथनांक घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो इस क्वथनांक के अनुसार विलयन आपका 2 प्रकार का होता है। भाई यहाँ पर घट रहा है, बढ़ रहा है, तो इस क्वथनांक के अनुसार विलयन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे क्वथनांक, समक्वथनांकी विलयन के क्वथनांक के अनुसार, समक्वथनांकी विलयन क्वथनांक के अनुसार 2 प्रकार का होता है। समक्वथनांकी विलयन क्वथनांक के अनुसार 2 प्रकार का होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं, अर्थात विलयन क्वथनांक के अनुसार 2 प्रकार का होता है। अर्थात विलयन के क्वथनांक के अनुसार, अर्थात विलयन के क्वथनांक के अनुसार, विलयन के क्वथनांक के अनुसार जो समक्वथनांकी विलयन होता है, समक्वथनांकी विलयन
दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। समक्वथनांकीय विलयन जो होता है दो प्रकार का होता है। समक्वथनांकीय विलयन आपका कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। ये होता है समक्वथनांकीय विलयन। अब देखें इसे, ये कितने दो प्रकार का होता है, क्या क्या होता है देखें यहाँ पर, इन दोनों को समझते हैं और ये बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी लिखना है। एक होता है हमारा निम्न समक्वथनांकीय विलयन, यानी लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। निम्न समक्वथनांकीय विलयन, इसको हम कहते हैं निम्न समक्वथनांकीय विलयन। निम्न यानी कम, समक्वथनांकीय विलयन। और एक होता है उच्च समक्वथनांकीय विलयन। एक होता है निम्न और एक होता है उच्च समक्वथनांकीय विलयन। उच्च समक्वथनांकीय विलयन, इस प्रकार जो विलयन होता है हमारा वो दो प्रकार का होता है। अब हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और ये होता है हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब ये इसमें होता क्या है, निम्न समक्वथनांकीय विलयन में क्या होता है, यदि किसी विलयन में धनात्मक विचरण। अब धनात्मक विचरण को समझें, मैंने जो अभी आपको वाष्प दाब में बताया था धनात्मक विचरण और ऋणात्मक विचरण, यदि आपने उसे समझा है तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। मैं फिर भी बता देता हूँ समक्वथनांकीय, और कोशिश करूँगा यहाँ पर समझाने की। यदि आपको समझ में आ गया तब तो अच्छी बात है। देखें, यदि विलयन, जिस विलयन में धनात्मक विचरण होता है, मतलब ऐसा विलयन, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा विलयन जिसमें धनात्मक विचरण होता, धनात्मक, अब देखो धनात्मक समझेंगे, धनात्मक विचलन होता है, विचलन होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात यदि कहना चाहें तो एक बात हम कह सकते हैं, विलय और विलायक का वाष्प दाब, विलय और विलायक का वाष्प दाब जो होता है विलयन के कुल वाष्प दाब से कम होता है। या ये भी कह सकते हैं विलयन का वाष्प दाब विलय और विलायक के वाष्प दाब से अधिक होता है। ठीक है, यानी विलयन का दाब यहाँ पर लिखेंगे, अर्थात विलयन का जो दाब होता है, विलयन का दाब यानी वाष्प दाब, इसे मैं दाब ही लिखता हूँ सीधे सीधे। ठीक है, दाब विलय और विलायक दोनों के वाष्प दाब या दोनों के दाब से अधिक होता है, दाब से अधिक होता है। क्या कहलाता है, निम्न समक्वथनांकीय विलयन कहलाता है, या इस स्थिति में जो विलयन बनता है वह कहलाता है निम्न समक्वथनांकीय विलयन। इसको समझेंगे, इस स्थिति में प्राप्त विलयन निम्न समक्वथनांकीय विलयन कहलाता है। अब थोड़ा समझो यहाँ पर, क्योंकि जरा सी बात है, यदि आपने विधिवत रूप से समझ ली, दिमाग में फीड कर ली, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा डीपली माइंड को इधर लाओ। मैंने क्या बताया, यानी विलय और विलायक। अब देखो समझो, मैंने यहाँ पर जो है ये हमारा विलय है पी ए, ये हमारा क्या है विलय है, और ये क्या पी बी मान लिया विलायक है। विलय का वाष्प दाब इतना है, ये मैंने मान लिया, ये वाष्प दाब को मैंने ड्रा किया है। मैं सिंपल वे में बिल्कुल एक सिंपल ग्राफ बना रहा हूँ, यदि आपको समझ में आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है। अब देखें यहाँ पर
ये जो है हमारा विलयन का यानी विलय का वाष्प दाब हो गया। ये जो है किसका वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। और इस प्रकार ये हमारा हो गया विलायक का वाष्प दाब। ये किसका हो गया, विलायक का वाष्प दाब। अब ये पीए कब है, जब यक्स ए बराबर है 1 और यक्स बी बराबर है 0 और यहाँ पर यक्स बी बराबर है 1 और यक्स ए बराबर है 0। इस स्थिति में, तो इस स्थिति में मैंने मान लिया जो विलयन का जो दाब होना चाहिए, जो विलयन का दाब होना, थोड़ा इसे बनाता हूँ, ये इस प्रकार बनेगा, ठीक है। मैं एक बड़ा और एक छोटा है, ठीक है, यहाँ पर समझें। तो इसमें जो विलयन का जो दाब होना चाहिए वो इस प्रकार इतना होना चाहिए, यानी इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। परंतु यहाँ पर हुआ क्या है, इसमें धनात्मक विचलन हो गया है। तो मतलब इस समय जो दाब होगा हमारा, वो दाब क्या है, थोड़ा सा बढ़ गया। होना चाहिए था भाई ये विलयन, ये जो है विलय का वाष्प दाब है, यानी ये पी ए है हमारा, ये जो है पी ए है और ये पी बी है। और इस समय ये जो प्राप्त हुआ, ये हमें क्या प्राप्त हुआ, पी टी, यानी टोटल प्रेशर प्राप्त हुआ है। परंतु प्राप्त होना चाहिए था इतना, परंतु इतना प्राप्त नहीं हुआ, इससे ज़्यादा प्राप्त हो गया है। यानी वाष्प दाब क्या हुआ है, बढ़ गया है। वाष्प दाब क्या हुआ है, बढ़ गया, मतलब धनात्मक विचलन हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वाष्प दाब हुआ है वो में इतना प्राप्त हुआ, ये वाष्प दाब ये बढ़ गया है, इतना क्या हुआ है, वाष्प दाब बढ़ गया है। अब थोड़ा समझो, जब वाष्प दाब बढ़ता है तो क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर समझना थोड़ा, देखो वाष्प दाब या दाब, सिर्फ कहें दाब, दाब से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। वाष्प दाब से आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, दाब से करो समझो। मैंने क्या बताया, क्वथनांक कैसे कम होगा। देखो अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक जो है पिस्टन लेकर आइए, मान लेते एक प्लेट लेकर आ गए, ये कोई पात्र है और आपने ऊपर क्या की, एक प्लेट रख दी। इसमें क्या है, एक विलयन भरा हुआ है, एक विलयन इसमें भरा हुआ है, ठीक है। अब विलयन भरा हुआ है, मैंने क्या किया, इसे गर्म करना स्टार्ट किया, मैंने इसे गर्म करना स्टार्ट किया। अब ये वजन मान लेते हैं 1 किलोग्राम की, ये प्लेट रखी थी हमारे ऊपर 1 किलोग्राम की। मैंने नीचे से इसे ऊर्जा दी, नीचे से इसे ताप दिया। जब नीचे से ऊर्जा मैंने इसे दी तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे वाष्प के कण ऊपर जाने लगे, वाष्प के कण क्या हुए, ऊपर जाने लगे। अब ये वाष्प के कण 1 किलो वजन था, यानी प्लेट का वजन जो था 1 किलो का था। तो ये क्या करेंगे, वाष्प के कण प्लेट को उठाने की कोशिश करेंगे, प्लेट को उठाने की कोशिश करेंगे और प्लेट से कुछ ना कुछ ये वाष्प के कण इस प्रकार निकल जाएंगे, इधर उधर से निकलने की कोशिश करने लगेंगे, यानी इधर उधर से दोनों तरफ से क्या हो जाएंगे, हमारे कण निकलेंगे। तो इसका मतलब जो हम ताप यहाँ से दे रहे हैं तो यहाँ से कुछ कण क्या है, निकल जा रहे हैं, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ कण। और कणों के साथ साथ भाई वाष्प होती है उसमें कुछ ताप भी तो जा रहा है, यानी उसके साथ जो यहाँ से ताप मिल रहा है वो ताप यहाँ से थोड़ा थोड़ा निकल जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दाब क्या है, कम है, यहाँ पर जो दाब हमारा क्या है, कम है, इसीलिए यहाँ से ताप थोड़ा बहुत निकल जा रहा है। जब यहाँ से ताप निकल जा रहा, मैंने क्या किया, कहा ये निकला जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर 1 किलोग्राम अभी दाब लगा रहे थे, अब मैंने यहाँ पर 5 किलोग्राम का एक बांट या पिस्टन रख दिया। अब ये प्लेट क्या हुई, बिल्कुल दब गई को मतलब इस पर ढक दिया मैंने, बिल्कुल दाब लगा दिया ज़्यादा इस पर। जब मैंने इस पर दाब ज़्यादा लगा दिया, अब मैंने नीचे से ऊर्जा इसे ज़्यादा देना स्टार्ट कर दी, मान लेते वही ऊर्जा दी। अब यहाँ से ताप निकल तो रहा नहीं है, मतलब दाब क्या हुआ है, बढ़ गया है। दाब क्या हुआ है, बढ़ गया है। जब हमारा दाब बढ़ गया भैया तो नीचे से हमने ताप दिया और ऊपर निकलने की जगह है नहीं, तो विलयन बहुत जल्दी से क्या होने लगा, हमारा उबलने लगा। विलयन क्या हुआ, बहुत जल्दी से उबलने लगा। ये मेरे समझाने का तरीका था, समझे, ये सिंपल वे है बिल्कुल, ये आपको बनाना कहीं नहीं है, सिर्फ लिखना है, सिर्फ आपको ये ग्राफ बनाना है, ये समझाने का तरीका था। यदि आप इससे समझ गए तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इस यहाँ पर जब मैंने दाब को बढ़ाया तो क्वथनांक भाई पहले 100 डिग्री देते थे तब उबलता था, और जब मैंने दाब को बढ़ा दिया तो मान लिया मैंने कम डिग्री, मान लेते 95 डिग्री दे दिया, तब तभी उबलने लगा। तो मतलब दाब को जैसे मैंने बढ़ाया तो क्वथनांक क्या हुआ, हमारा कम हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, धनात्मक विचलन में होता क्या है, जब दाब बढ़ जाता है, धनात्मक विचलन में जब हमारा दाब बढ़ जाता है
उस स्थिति में क्वथनांक क्या होता है हमारा, घट जाता है। उस स्थिति में क्वथनांक हमारा घट जाता है। यदि मैं यहाँ पर मोल प्रभाज और उनके बीच, मोल प्रभाज और क्वथनांक के बीच ग्राफ बनाऊं तो हमारा ग्राफ किस प्रकार का बनेगा, देखें इसे, क्योंकि एक को मैं समझा दूंगा, बाकी टोटल आपका इसी प्रकार, ये उच्च सम क्वथनांक की विलयन है वो आपका बिल्कुल यही है। इसका सिर्फ विपरीत, इसका क्या है विपरीत, उसमें यह जो लाइन काली वाली जो लाइन मैंने खींची है आपकी नीचे आ जाएगी बस, और कुछ नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ दाब तथा मोल प्रभाज के बीच ग्राफ। यहाँ पर दाब तथा मोल प्रभाज के बीच का ग्राफ, इनके बीच का जो ग्राफ बनता है वो किस प्रकार का बनता है, देखें, इसे भी समझेंगे। ये दोनों ग्राफ आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो ऐसे क्वेश्चन ये ग्राफ जो है छोड़ देते हैं, पर यहाँ पे ये बिल्कुल डीपली समझिएगा तो आपको चीज़ समझ में आएगी। अब देखें मैंने क्या किया, ये मान लेते हैं इस समय हमारा पी ए, और यहाँ पर पी ए पर एक्स ए बराबर होगा 1, और एक्स ए और ए क्या है हमारा, मान लेते हैं एक्स ए की जगह पर हमारा जो है C2H5OH है, C2H5OH, C2H5OH है। इस समय जो 95% लिया गया, और जल हमारा एक्स बी जो है 5% है, जल है यहाँ पर, ठीक है, बी के यहाँ पर मैंने जल लिखा है, ठीक है। चलो अब दिखाई पड़ेगा। अब इस समय जो हमारा था, मान लिया जल का, और जो जल का क्वथनांक था ये मान लेते हैं, इधर समझते हैं, जल का क्वथनांक था 373 केल्विन, ये था, ठीक है, जल का क्वथनांक 373 केल्विन। और जो हमारा C2H5OH का जो क्वथनांक था, अलग अलग मैं बात कर रहा हूँ, C2H5 ये 373 केल्विन हो गया, और जो C2H5OH का जो क्वथनांक था हमारा वो ये था 353, यहाँ पर मान लेते हैं 353 था, ये भी केल्विन, ये भी केल्विन, ये किसका है, जल का ये। अच्छा, इसी प्रकार इधर से कैलकुलेशन करना चाहें तो इधर से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है PB निकालेंगे तो PB बराबर, यहाँ पर कैलकुलेशन जो भी करेंगे, और यहाँ पर जो एक्स बी यानी H2O जो हो जाएगा 95%, और एक्स यहाँ पर हो जाएगा 5%, ये एक्स ए, और एक्स बी की क्या मान हो जाएगा 95%, और एक्स ए क्या हो जाएगा हमारा 5%। अब मैंने यहाँ पर बताया ये जल हमारा हो गया, यानी H2O का जो क्वथनांक कितना है, और ये C2H5, ये C2H5OH का क्वथनांक है। मैंने क्या किया, यहाँ से ग्राफ को ड्रा किया, ऐसे मैं लेकर के आ रहा हूँ, और ये एक ऐसी स्थिति आ गई, ये दोनों क्या हुए आपस में यहाँ पर मिल गए, ये दोनों क्या हुए आपस में मिल गए। अब मैंने मान लिया जो विलयन का हमारा जो विलयन का कुल दाब था, यहाँ पर ये विलयन का, थोड़ा इसको इस प्रकार बनाते हैं, ठीक है, ये उच्च, यहाँ पर उच्च और निम्न भी दिखा देते हैं, यहाँ पर भी मैं उच्च और निम्न दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये मैं उच्च और निम्न दिखाया। अब इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ, ऐसे। अब देखिए जो विलयन का उच्च दाब यहाँ पर, ये यहाँ पर लाइन जहाँ पर ये दोनों काट रहे हैं एक दूसरे को, मैंने वहाँ से इसको मिला दिया, तो इस समय जो ग्राफ बना, मोल प्रभाज हमारा ये जो दर्शा रहा है, ये जो लाइन है ये हमारी मोल प्रभाज को दर्शा रहा है, ये जो लाइन है ये मोल प्रभाज को दर्शा रही है, और ये जो लाइन है वो दाब को दर्शा रही है। इसका मतलब दाब हमारा क्या है, दाब पहले कम था, दाब क्या हुआ अब हमारा बढ़ गया, दाब अब हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। पहले दाब हमारा निम्न ही था, ये इतना दाब था मान लेते हैं, अब दाब क्या हमारा प्रोग्रेस में आया, और मोल प्रभाज क्या हुआ, कम हुआ। यानी दाब को बढ़ने से, दाब और मोल प्रभाज में पढ़ रहे हैं ना, दाब को बढ़ने से हमारा मोल प्रभाज भी क्या होता है, कम होता है। और ये भी कह सकते हैं दाब को बढ़ाने से, दाब जैसे हम बढ़ाते हैं तो हमारा क्वथनांक क्या होता है, कम हो जाता है। अब इस तरीके से मैंने आपको निम्न सम क्वथनांकी बना दिया है, तो अब आप लोग उच्च सम क्वथनांकी को अपने आप इसी प्रकार बनाएंगे, बिल्कुल ये ग्राफ बनेगा, यहाँ पर सिर्फ इसका विपरीत हो जाएगा। और ये जो ग्राफ है इस उच्च सम क्वथनांकी में, ये वाला, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं उसका ग्राफ आपको बता देता हूँ। जो उसका ग्राफ आएगा वो आपका इस प्रकार आ जाएगा, यानी यहाँ से समझें, उसका जो ग्राफ आएगा आपका ये इस प्रकार का आ जाएगा, ऐसे ये दोनों इस प्रकार मिल जाएंगे। यानी उसका जो उच्च दाब, यानी दाब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, दाब जो है, जब
दाब कम होगा, इसमें क्या होगा, हमारा दाब कम हो जाएगा, दाब क्या हो जाएगा, कम, और क्वथनांक हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दाब कम, क्वथनांक, ये पीए होगा, इसमें ये वाला, उसमें जो बताया था यहाँ पर ये पीए होगा, ये पास्कल, ये हमारा मोल प्रभाज बताएगा, ये हमारा क्या बताएगा, मोल प्रभाज। उसमें जो अभी मैंने पहले बनाया था उसमें इसको पी यानी ये पास्कल यानी दाब बताएगा, और ये हमारा मोल प्रभाज बताएगा। इस समय मोल प्रभाज बढ़ेगा और मोल प्रभाज के साथ साथ इसका क्वथनांक भी बढ़ेगा और दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी ऐसी स्थिति में जब दाब हमारा कम हो जाएगा तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये मैंने इसका ग्राफ बनाया है, सिर्फ टोटल यही ग्राफ रहेगा इस वाले में भी। इस ग्राफ में जो आपको चेंजिंग करनी है वो सिर्फ ये नीचे लाइन कर देनी है, बस आपका उच्च सम क्वथनांकी का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए मैं लिखना चाहूँ तो बहुत से एग्जाम्पल है, ये 2 मैंने एग्जाम्पल लिखवाई दिए, अन्य एग्जाम्पल अपनी बुक से देखिएगा, बहुत से एग्जाम्पल दिए गए हैं इसके। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं आगे और भी पॉइंट, और पॉइंट देखते हैं क्या क्या पॉइंट है इनमें, समझेंगे। अब अणुसंख्यक गुणधर्म समझते हैं। ये कुछ मेन टॉपिक थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको मैंने समझाने की कोशिश की। और यदि आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा रोक करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अणुसंख्यक गुणधर्म, अब हम लोग समझेंगे क्या है अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म। अच्छा, ये कुछ बुक्स में आपका चैप्टर ही अलग दे रखा है, परंतु ये आपका विलियन का ही एक पार्ट है, ये आपको विलियन में ही पढ़ना है और इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखें। एक एक पॉइंट को मैं डिफाइन करूंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म। तो मैं आपको बता दूं, अणुसंख्यक गुणधर्म की बात की जाए तो विलियन में उपस्थित विलय, यानी विलियन जो हमारा बनता है, देखो ये मैंने बताया, ये कोई विलियन मैंने तैयार किया, ये मैंने कोई विलियन तैयार किया और इस विलियन में ये विलय और विलायक दोनों हैं। मैंने मान लिया जो रेड कलर से मैंने यहाँ पर जो चिन्ह जैसे लगाए हैं, ये हमारा क्या है, विलायक है, ये विलय है, और ये क्या है हमारा विलायक है, ये क्या हमारा विलायक है। अब इसमें क्या करते हैं, ये विलय है और ये हमारा विलायक है, ये विलय और ये विलायक। तो विलयन में उपस्थित विलय के कणों के या विलय के अणुओं की संख्या के आधार पर, विलय के अणु यानी कितने अणु हैं विलय के, तो उनके आधार पर यदि इनके गुणों को पढ़ें तो वही कहलाता है अणुसंख्यक गुणधर्म। यानी किसी विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं के आधार पर या अणुओं के आधार पर, या जो गुण हम कहते हैं विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ये कह सकते हैं। यानी किसी विलयन में उपस्थित विलय वो गुण या किसी विलयन के वो गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय के अणुओं की, यानी वो गुण, इसके हम वो गुण पढ़ने वाले हैं जो विलय के अणुओं की संख्या पर क्या करेंगे, निर्भर करेंगे। विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे, उनको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या नाम देते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। तो इसमें समझेंगे विलयन का वह गुण, लिख लेते हैं इसकी, विलयन के वह गुण, इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। विलयन के वह गुण जो विलयन में उपस्थित, वह गुण जो विलयन में उपस्थित, विलयन के वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं,
विलयन के वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं या अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ये पॉइंट इसमें आपको 4 समझने हैं और ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम में। इनमें से बिल्कुल जो आपका लास्ट टॉपिक है परासरण दाब, उसमें से प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ अवश्य आता है, ध्यान रखें। इसीलिए इसको विधिवत रूप से दिमाग से अच्छी तरीके से उसे समझेंगे तभी आपको समझ में आने वाला, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखें। अब देखें, इनके आधार पर यदि मैं अणुसंख्यक गुणधर्म की बात करूं तो अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं। इसमें लिखेंगे ये गुणधर्म आपके होते कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। लिखेंगे ये गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। अब इनको कुछ पॉइंट के लिए लिख लीजिएगा और इनकी चर्चा मैं कल करूंगा। मैं आपको लिखवा देता हूं और जो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है उन्हें आप कॉपी पे नोट्स कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं इनके लिए जितना भी कहूँ कम है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। विलयन आपको जो चैप्टर ही वो 7 अंक का आता, 35 अंक का पेपर आता है, 35 अंक में 7 अंक का इससे आता है, ठोस अवस्था से 5 अंक का आता है। तो विलयन चैप्टर को विधिवत रूप से समझो, 7 अंक आपके पक्के मैं करवा के रहूँगा। अभी 7 अंक अभी पक्के नहीं है, मैं आपको चैप्टर पूर्ण रूप से पढ़ा दूंगा, फिर भी आपके 7 नहीं, सिर्फ आपके अंक पक्के हैं 4। क्यों? क्योंकि विलयन चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन, विलयन चैप्टर से जो आपका एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव और एक आता है आंकिक, तो ऑब्जेक्टिव भी सभी कंप्लीट करने हैं और आंकिक भी सभी कंप्लीट करने, तभी आपको 7 नंबर क्लियर होंगे। अदरवाइज आपके 7 नंबर अभी क्लियर नहीं है और अभी तो 2-3 अंक ही क्लियर हैं। मैं जब ये पूर्ण रूप से चैप्टर एंड कर दूंगा तब आपके 4 अंक क्लियर होंगे, ध्यान रखें। इसीलिए शुरुआत से अंत तक की सभी वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखें। अब देखें 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है वाष्प दाब का अवनमन। हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं इसे। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, दूसरा पॉइंट इसमें होता है वाष्प दाब का अवनमन हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आता है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। ये सभी पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान रखें। उन्नयन, उन्नयन ऐसे लिखा था, उन्नयन ऐसे नहीं, ऐसे लिखा था उन्नयन। और इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट जो आपका आता है हिमांक में अवनमन आता है, हिमांक में अवनमन। और लास्ट में जो आता है परासरण दाब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परासरण दाब से बिल्कुल कुछ ना कुछ आता है और ये सभी पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज की वीडियो में यहीं तक रखता हूँ। अगली वीडियो में फिर आपको एक अच्छी टॉपिक या अच्छी टॉपिक जैसे कह सकते हैं वाष्प दाब का अवनमन, ये सभी अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और आप मुझसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ या ऑर्डर करता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ उसे आप नोट्स ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप नोट्स चाहते हैं तो मैंने अभी शुरुआत में भी बताया था, यदि आप नोट्स चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 9118920840 इस पर व्हाट्सएप करेंगे। आप सिर्फ क्या लिखेंगे
ज्वाइन मी यूनिक ज्ञान एकेडमी, तो आपको उस ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। जब आप उस ग्रुप से, और ध्यान रखें अभी कोई भी शुल्क नहीं है, इस PDF फाइल का अभी कोई भी शुल्क नहीं है जो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो अभी आपके पास मौका है, हैंड रिटन नोट्स दोनों ले लीजिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में अवेलेबल हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार की मेहनत करते हो, किस तरीके से पढ़ना चाहते हो, ये आपकी मर्जी। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, थैंक यू।